महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हमें ये याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ भी मानवीय मामलों में मायने रखता है वह संस्थाओं या मशीनों से नहीं बल्कि व्यक्ति की रचनात्मकता और करुणा से प्राप्त होता है। काफी गहरी बात है। हाँ, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे व्यक्ति और संस्थाएं एक दूसरे को बनाते बिगाड़ते हैं, खासकर जब बात गवर्नेंस की हो, है ना? बिल्कुल। तो द डीप डाइव की आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संस्थागत अखंडता पर, मतलब इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी। जी, और इसके लिए हम आउटलुक में छपे एक लेख को आधार बना रहे हैं। उसमें नेहरू युग के कुछ सबक बताए गए हैं। हाँ, और ये विषय देखिए, जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस वाला और खासकर जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए तो ये बहुत ही कोर टॉपिक है, और वैसे आम नागरिकों के लिए भी जानना जरूरी है कि भाई हमारे देश की शासन व्यवस्था की नींव कैसे पड़ी, आज क्या हाल है। सही बात है। सोचिए जरा, मजबूत संस्थाएं क्यों चाहिए हमें। लेख में एक लाइन है जो मुझे बहुत सही लगी कि इन्हें बनाने में दशकों लगते हैं। हाँ। लेकिन बिगाड़ने में या खत्म करने में कुछ महीने या हफ्ता भी काफी हो सकते हैं। ये बिल्कुल सच है, बहुत नाजुक होती है ये। तो आज का हमारा मिशन है संस्थागत स्वायत्ता, मतलब इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। इसकी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, इसे समझना, और इसके लिए हम कुछ पुराने किस्से देखेंगे। हाँ, नेहरू युग के उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त क्या सही हुआ, क्या चुनौतियां थीं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत होती है ग्लोबल चिंता से कि दुनिया भर में आजकल ये ट्रेंड सा दिख रहा है कि संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। अमेरिका का जिक्र भी है, जहां इंस्टीट्यूशनल चेक पर दबाव की बात है। हाँ, सुना है। लेकिन हम फोकस रखेंगे भारत पर। हाँ भारत जो एक लोकतंत्र के तौर पर मतलब काफी नया है, 70-75 साल ही हुए हैं जी। और हमें आज भी वो सदियों पुरानी जो सामंती सोच है, फ्यूडल वैल्यूज, उनसे जूझना पड़ता है। हाँ, वो मानसिकता जाती नहीं है आसानी से। ऐसे में हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, नेहरू जैसे नेता, उन्होंने संविधान बनाने के बाद शुरुआती सालों में इन संस्थाओं को कैसे सींचा, कैसे पाला पोसा, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। और नेहरू का जो अपने मंत्रियों वगैरह के साथ पत्राचार, चिट्ठियां हैं, उनसे काफी कुछ पता चलता है। हाँ, तो पहला किस्सा लेते हैं। हाँ। ये है 1953 का परमानंद देसाई का मामला। अच्छा। परमानंद देसाई, ये महादेव देसाई जो गांधी जी के करीबी सहयोगी थे, उनके भाई थे। नेहरू चाहते थे कि वो विदेश मंत्रालय के हिस्टोरिकल डिवीजन में काम करे, हालांकि उनकी उम्र फॉरेन सर्विस के लिए निकल चुकी थी। ओके। तो उन्हें टेम्पररी तौर पर रख भी लिया गया। लेकिन जब यह मामला फॉर्मल अप्रूवल के लिए यूपीएससी के पास गया, संघ लोक सेवा आयोग, हाँ, वो वही संस्था जो आईएएस आईपीएस चुनती है, तो यूपीएससी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। क्यों? उनकी नाराजगी ये थी कि भाई हमसे पहले क्यों नहीं पूछा, हमारी पूर्व सहमति के बिना नियुक्ति कैसे कर दी। अच्छा, प्रक्रिया का सवाल। हाँ, और फिर जब देसाई का मामला नॉर्मल प्रोसेस से सिलेक्शन के लिए भेजा गया, तो यूपीएससी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ओ, अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, मतलब जबरदस्त पावर, जबरदस्त लोकप्रियता। हाँ, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने यूपीएससी के फैसले को पलटा नहीं। ये नहीं कहा कि मैं पीएम हूं, मेरी चलेगी, बल्कि उन्होंने आयोग के फैसले का सम्मान किया। उन्होंने अपने एक मंत्री से पूछा कि क्या परमानंद देसाई की काबिलियत का कहीं और, मतलब किसी वैकल्पिक तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, रास्ता निकालने की कोशिश की। लेकिन आयोग के ऊपर नहीं गए। एग्जैक्टली। ये दिखाता है सत्ता पर कितना सेल्फ रिस्ट्रेंट था और प्रोसेस के लिए कितना सम्मान। ये वो दौर था जब संस्थाओं की इज्जत उनकी साख बनाने के लिए जानबूझकर कोशिशें हो रही थी। ये सिर्फ नियम मानना नहीं था, ये असल में रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून के राज की नींव डालना था। कि सत्ता अपनी मनमर्जी से नहीं, नियमों के दायरे में चलेगी। बिल्कुल। ये वाकई मतलब सोचने वाली बात है, खासकर जब आप किसी को पर्सनली जानते हो या चाहते हो कि वो आए, तब संस्था की ऑटोनॉमी को ऊपर रखना शायद मुश्किल होता होगा। यकीनन। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ये भी मई 1953 का ही है। एल नटराजन। अच्छा। एक नौजवान थे, इंडियन रेलवे सर्विस इंजीनियर्स की परीक्षा में टॉप किया था उन्होंने। अरे वाह। लेकिन फर्स्ट आने के बाद भी उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। क्यों भाई? टॉपर को? वजह पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। उसमें कहा गया कि उनके शायद कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग से कुछ लेना देना था। ओह, विचारधारा का मामला। हाँ, इस पर उस वक्त के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर थे टीटी कृष्णमाचारी, टीटीके जिन्हें कहते हैं। जी, टीटीके।
वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने नेहरू को बड़ी तीखी चिट्ठी लिखी। पूछा, इस देश पर राज कौन कर रहा है, पुलिस या जवाहरलाल नेहरू? अरे बाप रे, सीधा सवाल। हाँ, ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। नेहरू ने फिर क्या किया? उन्होंने इसे सीरियसली लिया। गृह मंत्री थे कैलाशनाथ काटजू और रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री दोनों को लिखा। और उनका नजरिया बड़ा साफ था। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत से टैलेंटेड होनहार युवा होते हैं, वो अलग अलग विचारधाराओं से आकर्षित हो सकते हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा भी उनमें से एक है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक देश में, भारत में, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऐसे युवाओं को भी सिस्टम में जगह दें। सही बात। नेहरू ने जोर दिया कि ये जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है ना, जिसे अक्सर सब कुछ मान लिया जाता है, हाँ, आज भी यही होता है कई बार, वो अकेली निर्णायक चीज नहीं हो सकती। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये नेहरू की जो समावेशी इंक्लूसिव सोच थी वो दिखाता है। बिल्कुल। और साथ ही ये भी कि राज्य की जो मनमानी ताकत है, खासकर पुलिस की, उस पर लगाम लगनी चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं था, ये एक सिद्धांत की बात थी कि क्या किसी की सोच उसकी योग्यता पर भारी पड़ सकती है। हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं होता। नियम को लागू करने वाले का नजरिया क्या है, ये बहुत मायने रखता है। क्या आप टैलेंट को शक पर तरजीह देते हैं या शक को टैलेंट पर? बिल्कुल। नेहरू का रुख तो यहां साफ था। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं। ये जून 1953 का है। ये मामला है संरक्षण का, जिसे पेट्रोनेज कहते हैं। अच्छा, मतलब भाई भतीजा वार्ड टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही। जब मेरिट की जगह जान पहचान या पॉलिटिकल कनेक्शन से किसी को पद दिया जाए। नेहरू के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक थे रफी अहमद किदवई। जी, किदवई साहब। वो अपने एक पॉलिटिकल साथी थे भदरी के राजा बजरंग बहादुर सिंह। उन्हें अपने मंत्रालय फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में पशुधन उपयोग सलाहकार बनाना चाहते थे। अच्छा, लाइव स्टॉक यूटिलाइजेशन एडवाइजर। हाँ, दिक्कत ये थी कि राजा साहब के पास इस पोस्ट के लिए कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन या अनुभव नहीं था। ओ, तो ये तो साफ साफ फेवर करने वाली बात हुई। बिल्कुल, अपने एक साथी को एडजस्ट करने की कोशिश थी। लेकिन मामला फिर यूपीएससी के पास गया और आयोग ने आपत्ति जताई होगी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। और जब ये फाइल नेहरू जी के पास गई तब उनका जवाब एकदम दो टूक था। उन्होंने किदवई से कहा, हमें इस मामले में यूपीएससी की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अरे वाह। और आगे कहा, हमें तकनीकी और विशेषज्ञ ज्ञान वाले किसी व्यक्ति को लाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब सिद्धांत फिर से वही, मेरिट पहले, दोस्ती या एहसान बाद में। एग्जैक्टली। चाहे रिक्वेस्ट उनके इतने करीबी और भरोसेमंद साथी की ही क्यों ना हो, नेहरू ने इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस और मेरिट के सिद्धांत को ऊपर रखा। इससे पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में नियमों और टेक्निकल काबिलियत की अहमियत पता चलती है। तो क्या ये बस यूपीएससी का ही मामला था, या ये दिखाता है कि नेहरू और उस वक्त की लीडरशिप ये समझ रही थी कि अगर भारत को मॉडर्न बनना है, आगे बढ़ना है, हाँ, तो उसे वो पुरानी सामंती सोच छोड़नी होगी और मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाना ही होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ यूपीएससी तक की बात नहीं थी, ये एक बड़ी सोच थी। और ये भी समझना जरूरी है, जैसा लेख बताता है, कि ये समझ शायद हमेशा से नहीं थी या एकदम आसानी से नहीं आई। अच्छा, मतलब लेख में एक दिलचस्प बात है। कुछ साल पहले जब नेहरू नए नए पीएम बने थे, वो विदेश सेवा में किसी को जल्दी से लेना चाहते थे और इसके लिए वो तब के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को शायद बाईपास करना चाह रहे थे। उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें टोका था, समझाया था कि ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे वाह, ये वाकई दिलचस्प है। मतलब संस्थाओं का सम्मान करना कोई ऐसा नहीं कि पैदाइशी गुण था। हाँ, ये एक सीखा हुआ व्यवहार था। लीडरशिप ने भी गलतियां की और फिर सिस्टम के अंदर ही एक दूसरे को टोका, सही रास्ते पे लाए। ये दिखाता है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि बराबर वालों में भी कितनी जरूरी है। पीयर अकाउंटेबिलिटी। एकदम सही। और इन छोटे छोटे किस्सों को अगर हम जोड़कर देखें तो ये नेहरू युग के भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ इशारा करते हैं। क्या? हमारी ब्यूरोक्रेसी का, हमारी नौकरशाही का मेरिट के आधार पर गठन। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। हमने हजारों साल पुरानी वो वंशानुगत या जागीरदारी वाली सामंत प्रथाओं को तोड़ा। ये सिद्धांत मजबूती से लागू किया कि कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे सबसे ऊंचे पद से लेकर नीचे तक सरकारी नौकरी सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर मिलेगी, खुली प्रतियोगिता से। और इसमें यूपीएससी जैसी स्वायत्त संस्था का रोल बिल्कुल सेंटर में था। बिल्कुल। और इसी निष्पक्ष प्रक्रिया की वजह से भारत के हजारों लाखों स्त्री पुरुषों ने, कई पीढ़ियों ने पूरी तरह अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी सेवाओं में जगह बनाई। और इन्हीं अफसरों ने फिर भारतीय राज्य को चलाया,
स्थिरता दी। हाँ, स्थिरता दी, उसे समृद्ध किया। इसी स्थिर और काबिल एडमिनिस्ट्रेशन ने देश के विकास का रास्ता खोला। सोचिए, अगर ये मेरिट वाला सिस्टम इतनी मजबूती से न जमा होता तो आज हमारा प्रशासनिक ढांचा कैसा होता? शायद बहुत अलग, और शायद बहुत कमजोर भी। ये बात यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट के लिए समझना जरूरी है कि वो जिस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसकी नींव कितनी गहरी और जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर संस्था और कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, इसका असली मतलब समझ आता है। जैसा हमने नेहरू के उदाहरणों में देखा, संस्थाएं सिर्फ बिल्डिंग या ऑफिस नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सीमाएं तय करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जी। लेख कहता है कि संस्थाएं समाज में एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल भावना पैदा करती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि हर किसी को, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लिमिट्स का सम्मान करना है। और यही संस्थाएं मनमानी और तानाशाही के खिलाफ एक तरह से सेफ्टी नेट का काम करती हैं। हाँ, मूल विचार यह है कि पब्लिक ऑफिस किसी की पर्सनल जागीर नहीं है। उसे अपनी पसंद, नापसंद या सनक से नहीं चलाया जा सकता। और यही है कानून के शासन का सार। मतलब राज्य की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं होगा, बल्कि पहले से तय कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं के दायरे में होगा। और जवाबदेही के साथ होगा। बिल्कुल। हर अच्छी संस्था की अपनी एक विरासत होती है, अपनी परंपराएं होती हैं, अच्छी प्रथाएं, गुड प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, औपचारिकता होती है जिसका पालन सबको करना होता है, खासकर उनको जो उसका नेतृत्व करने आते हैं। एक हेल्दी संस्था अपनी एक कल्चर विकसित करती है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जहां मनमाने व्यवहार की जगह नैतिक मूल्यों और नियमों को प्राथमिकता दी जाती है। आप एक अच्छी संस्था को उसके नियमों और कोड ऑफ कंडक्ट से पहचान सकते हैं जिन्हें माना जाता है। जाहिर है ये सब कागजी बातें रह जाएंगी अगर इन संस्थाओं को चलाने वाले लोग वो अपनी जिम्मेदारी ना समझें। हाँ, ये सबसे जरूरी है। इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को हेड करने के लिए लोगों को अक्सर सरकार ही चुनती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जी। लेकिन जिन लोगों को इन पदों पर बिठाया जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हों या चुनाव आयुक्त, उनसे उम्मीद की जाती है कि अपॉइंटमेंट के बाद वो अपने पर्सनल रिश्ते और पॉलिटिकल झुकाव, इन सब का बोझ पीछे छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम की मांग यही है कि वो ड्यूटी करते समय निष्पक्ष रहें, किसी पार्टी या विचारधारा का पक्ष ना ले। इसका एक बहुत ही क्लासिक मतलब टेक्स्ट बुक उदाहरण कह सकते हैं, वो टी.एन. शेषन का है। हाँ, शेषन साहब। लेख के मुताबिक जब उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था तो कई लोगों की नज़र में उनकी इमेज एक ऐसे अफसर की थी जो सरकार के प्रति काफ़ी वफादार या चापलूस किस्म का माना जाता था। अच्छा, ऐसी इमेज थी शुरू में? हाँ, कुछ लोगों की नज़र में। लेकिन एक बार उस कुर्सी पर बैठने के बाद शेषन ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को न सिर्फ मजबूती से स्थापित किया बल्कि उसे पूरी ताकत से डिफेंड भी किया। अच्छा। और दूसरी तरफ उन्होंने उन लोगों को खुश कर दिया जो शुरू में उनकी नियुक्ति से शायद नाखुश थे। शेषन ने दिखाया कि कैसी एक व्यक्ति अगर ठान ले तो संवैधानिक पद की गरिमा और संस्था की स्वायत्ता को कितना ऊंचा उठा सकता है। हाँ, उनका कार्यकाल तो भारतीय चुनावों में सुधार और चुनाव आयोग की बढ़ी हुई साख के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। शेषन का उदाहरण ये तो दिखाता है कि संस्था की ताकत सिर्फ नियमों में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले व्यक्ति के कैरेक्टर, उसकी हिम्मत, उसकी ईमानदारी में भी होती है। हाँ, व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहीं पर फिर चुनौतियां भी आती हैं। लेख हमें चेतावनी देता है कि अगर संस्थाओं के जो हेड हैं वो सभी स्टेक होल्डर्स का, मतलब समाज के सभी वर्गों और राजनीतिक दलों का विश्वास या कम से कम उनकी मौन सहमति हासिल नहीं कर पाते, तो वो संस्थाएं अपनी लेजिटिमेसी, अपनी स्वीकार्यता, अपना सम्मान खोने लगती हैं, भले ही कानूनी तौर पर उनका अधिकार बना रहे। हाँ, इज्जत चली जाती है। और जब कोई संस्था अपनी क्रेडिबिलिटी खो देती है तो पॉलिटिकल सिस्टम में एक तरह की अनिश्चितता, एक अराजकता फैलने का डर रहता है। हर संस्था के जीवन में, खासकर जब देश में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो, ध्रुवीयकरण तेज हो, तब एक ऐसा निर्णायक क्षण आता है, एक क्रूशियल मोमेंट, जब उसकी असली परीक्षा होती है। हाँ। ऐसे समय में बड़े पदों पर बैठे लोगों के लिए, चाहे वो आरबीआई गवर्नर हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, ये एक लालच हो सकता है कि वो किसी पावरफुल नेता के दबाव में आ जाएं या सत्ताधारी पार्टी की पॉलिटिकल लाइन के आगे झुक जाएं। हाँ, दबाव तो होता होगा। बिल्कुल। ऐसे दबावों का सामना करने और निष्पक्षता, स्वायत्ता और नॉन पार्टिजनशिप के रास्ते पर टिके रहने के लिए सिर्फ नियमों का ज्ञान काफी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए व्यक्तिगत ईमानदारी, इंटेग्रिटी।
गहरी बौद्धिक क्षमता, मजबूत नैतिक साहस, मोरल करेज, और हमारे संविधान और उसकी व्यवस्थाओं की बहुत गहरी समझ। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बताना जरूरी है, और हम इसे पूरी तरह न्यूट्रल होकर बता रहे हैं जी। कि आउटलुक का ये जो लेख है वो मौजूदा चुनाव आयुक्तों के अंडर इलेक्शन कमीशन के कामकाज पर एक क्रिटिकल नजरिया रखता है। अच्छा। लेख का मानना है कि आयोग हाल की कुछ चुनौतियों का सामना करने और अपनी निष्पक्षता बनाए रखने की परीक्षा में सफल नहीं रहा है। लेख इसे गणतंत्र के लिए एक चिंताजनक मोड़ मानता है। जाहिर है ये लेख का अपना आकलन है, हम इसे यहाँ सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि पूरी बात सामने आ सके। ठीक है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि संस्थागत अखंडता बनाना कितना लंबा, कितना धीरज का काम है। जानबूझकर करना पड़ता है, जैसा नेहरू के उदाहरण दिखाते हैं। हाँ, पटेल की सीख से लेकर यूपीएससी के फैसलों का सम्मान करने तक ये एक सफर था। बिल्कुल। लेकिन हमने ये भी समझा कि ये कितनी नाजुक चीज है। अगर जो नियम कायदे बने हैं, जो मूल्य हैं, उनका क्षरण होता है तो ये संस्थाएं बहुत जल्दी कमजोर पड़ सकती हैं। हाँ, बहुत जल्दी। सबसे जरूरी बात यह है कि जो लोग इन संस्थाओं को चलाते हैं, जो लीडरशिप है, उनके लिए जरूरी है कि वो पर्सनल या पॉलिटिकल फायदे नुकसान से ऊपर उठें और संस्थागत मूल्यों को बनाए रखें। यही सबसे बड़ी चुनौती है शायद भारत में गवर्नेंस को समझने के लिए, और खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जो कल के एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, जिन्हें एथिक्स के सवालों से रोज जूझना होगा, ये सबक बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। बताइए। संस्थाओं की असली मजबूती सिर्फ उनके नियमों, कानूनों या बिल्डिंगों में नहीं होती। उनकी असली ताकत उन वैल्यूज में होती है, उन मूल्यों में होती है जिन्हें समाज और खास तौर पर लीडरशिप न सिर्फ मानती है बल्कि एक्टिवली बनाए रखती है, उनका पोषण करती है। सही बात। भविष्य के लिए बड़ा सवाल यह है कि हम एक समाज के तौर पर इन संस्थागत मूल्यों को कैसे और कितना महत्व देते हैं और उन्हें कैसे जिंदा रखते हैं, क्योंकि इन्हीं मूल्यों पर एक हेल्दी और स्थिर लोकतंत्र का भविष्य टिका है। बहुत खूब। तो अगर आपको आउटलुक के इस लेख पर आधारित हमारी ये गहन चर्चा अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, और आप भारतीय शासन, राजनीति और यूपीएससी की तैयारी से जुड़े ऐसे ही और विश्लेषण चाहते हैं, तो द डीप डाइव को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास पहलू पर और गहराई से जानना चाहते हैं, हाँ, जरूर पूछिए। तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। हम आपके विचारों और सवालों का स्वागत करते हैं। अगली चर्चा तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।